जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। जीके जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन होने वाले हैं। और चलते हैं दोस्तों अपने क्लास की तरफ और देखते हैं आज हमारा पहला प्रश्न जो है वो क्या होने वाला है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो ज़्यादातर करंट अफेयर से होता है ना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 1 नवंबर 2024 को भारत के रक्षा सचिव का पद किसने संभाला है। पेन यहाँ पे वाइट कर लेता हूँ। और अब आपको यहाँ पे बताना है कि 1 नवंबर 2024 को भारत के रक्षा सचिव का जो पद है वो किसने संभाला है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? राजेश कुमार सिंह, श्री राजेश कुमार सिंह। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब आपका हो जाएगा। और श्री राजेश कुमार सिंह जी को देखो ये नोट कर लेना, करंट अफेयर के क्वेश्चन है। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रता निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? अनुच्छेद 19 में क्या है? जैसे कि अभिव्यक्त एवं अभिभाषण की स्वतंत्रता है ना, मतलब बोलने की स्वतंत्रता जो है, और एकत्र मतलब एकत्र होने की जो स्वतंत्रता है, इकट्ठा होने की स्वतंत्रता है, ये सब आपको दे रखी हैं। तो ये जो है ये आपके जैसे विदेशी नागरिकों को नहीं मिलेगी भाई, है ना। भारत के सभी निवासियों को, तो ज़रूरी थोड़ी ना भारत में सभी निवासी भारत के ही हों, है ना। बाहर के भी आके रहने लग जाते हैं तो उनको भी नहीं। यहाँ पे सही जवाब जो है वो केवल भारतीय नागरिकों को, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल सही जवाब दोस्त हो जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ आपने यही आंसर भी किया होगा। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ दिया है कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? देखो इसका आंसर करो। देखते हैं इसका जो 3 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर कौन कौन करता है। तो देखो जो आपकी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है ना, वो याद रखना। और यहाँ पे जो प्रश्न का जवाब है वो आपका अनुच्छेद 21 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 21 ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब। अनुच्छेद 24 में आपका दिया गया है जो 14 या 16 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं वो कारखानों में काम नहीं कर सकते हैं, है ना, उस पर प्रतिबंध है। अनुच्छेद 25 जो है ये धर्म की स्वतंत्रता दी गई है एवं धर्म का प्रचार, है ना, तो ये धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो ये सब अनुच्छेद आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ दिया है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी को कब स्थापित किया गया था? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी पूछा गया है, नेशनल कांग्रेस पार्टी को कब स्थापित किया गया था। तो देखो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा, और देखो ये भी बताऊंगा कि किसने किया था। तो यहाँ पे पहले तो सही जवाब हमारा हो जाएगा 10 जून 1999। क्या हो जाएगा? 10 जून 1999। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। इसको किसने स्थापित किया था? एक तो याद रखना शरद पवार, है ना, इन्हें जो कांग्रेस पार्टी थी वहाँ से बाहर कर दिया गया था। तो याद रखना एक तो हो जाएंगे शरद पवार, एक हैं पीए संगमा और तारिक अनुभव, है ना। तो क्या था? तारिक अनवर, हाँ तारिक अनवर, ठीक है ना, ये भी थे। तो ये आप 3 लोगों का नाम याद रखेंगे और स्क्रीनशॉट ले लो। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ दिया है WTT चैंपियंस मोंटपेलियर्स 2024 में शीर्ष 8 में पहुंचने वाले पहले भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? देखो भाई ये आपके करंट के क्वेश्चन है। दूसरी चीज़ ये कि पहले हैं ये भारतीय, है ना, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि WTT चैंपियंस मोंटपेलियर 2024 में शीर्ष 8 में पहुंचने वाले पहले टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन है, पहले भारतीय कौन है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो बिल्कुल सही जवाब आपने किया है मनिका बत्रा, है ना। ऑप्शन सी अगर आपने टिक किया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। और मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑप्शन सी ज़्यादा सही भी हो रहे हैं, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या सही होता है। निम्नलिखित में से पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताओ भैया, यहाँ पे आपको बताना है कि पश्चिम रेलवे जो है इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो अब यहाँ पे आप फंस चुके होंगे क्योंकि मुंबई चर्च गेट और मुंबई बीटी, इतना तो आप समझ रहे हैं कि इन दो में से कोई एक है, लेकिन कौन सा है? तो याद रखना भैया मुंबई चर्च गेट आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए। क्या? बिल्कुल सही जवाब। इसकी स्थापना वर्ष भी आपको याद रखना है, मैंने आपको पहले भी बताया है, 5 नवंबर 1951। क्या है? 5 नवंबर 1951 आपका सही जवाब हो जाएगा। और देखो जो आपका यहाँ पे मुंबई बीटी दे रखा है ना, इसका भी स्थापना दिवस यही है। और ये पता है किसका? ये मध्य रेलवे का है मुख्यालय। किसका? मध्य रेलवे का। तो ये भी आपको याद रखना है।
और देखो यहाँ पे कोलकाता जो दे रखा है ना, कोलकाता मेट्रो भी आपको विशेष रूप से याद रखना है। और अगर आपसे यहाँ पे पूर्वी रेलवे पूछ लिया जाए, पूर्वी रेलवे पूछ लिया जाए तो भी आप बता सकते हैं कोलकाता, ठीक है ना। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। यह निम्न में से कौन सी विश्व की सबसे खारे पानी की झीलों में से एक है? निम्न में से कौन सी विश्व की सबसे खारे पानी की झीलों में से एक है? बताओ कौन सी यहाँ पे हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, सही जवाब, मैं उम्मीद करता हूँ आपने आंसर अपना कर दिया होगा। क्या? मृत्य सागर, ऑप्शन ए। क्या किया होगा? मृत्य सागर, ऑप्शन ए। सुपीरियर झील जो है ये विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। क्या? ये सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। बुलर झील जो है ये भी मीठे पानी की झील है ना, ये भी मीठे पानी की झील है और ये भारत में है, ये भी याद रखना। बुलर झील कहाँ? जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना। मृत सागर आपको पता है इसमें व्यक्ति जल्दी डूबता नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा नमकीन है, और जब बहुत ज़्यादा नमकीन है तो इसमें व्यक्ति जो है वो डूबता नहीं है, ऐसे याद रखना। देखो यहाँ दिया है कौन सा अनुच्छेद लोकसभा का विघटन से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद है जो लोकसभा का विघटन से संबंधित है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? देखो भैया याद रखना, ये जितने भी अनुच्छेद हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पे पहले तो याद रखना, प्रश्न का जवाब आपका अनुच्छेद 85 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 85। अगर आपने अनुच्छेद 79 को टिक किया था तो याद रखना भैया ये संसद के गठन से संबंधित है ना। संसद का जो गठन है वो कहाँ दिया गया है? वो आपके अनुच्छेद 79 में। 80 की अगर बात करेंगे, 80 में क्या दिया गया है? तो राज्यसभा का गठन। किसका? राज्यसभा का गठन। अब देखो लोकसभा की अगर गठन की बात करें तो कौन से आर्टिकल में दिया गया है लोकसभा का गठन? तो आप याद रखना आर्टिकल 81, अनुच्छेद 81 में। स्क्रीनशॉट ले लो। देखो मैंने कल वाली जो पीडीएफ थी आपको टेलीग्राम पे दे दी है, ये भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मैं शेयर दे दूंगा, ठीक है ना। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। अभी कुछ टाइम से पीडीएफ नहीं मिल पा रही थी, अब टेंशन मत लेना, पीडीएफ आपको प्रॉपर मिलेगी। और मैं आपको बता दूं एसएससी जीडी की क्लास भी आज से ही आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। और देखो यहाँ दिया है निम्नलिखित में से हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? निम्नलिखित में से हड़प्पा जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप क्या बताओगे? देखो यहाँ पे थोड़ा सा आप नोट भी करेंगे और चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे सही जवाब तो हो जाएगा रावी नदी के किनारे। किसके? रावी नदी, ऑप्शन सी, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे? रावी। अब इसके अगर उत्खननकर्ता या खोजकर्ता की बात करेंगे तो वो कौन थे और कब किया था? तो याद रखना भैया वो थे दयाराम साहनी, है ना, दयाराम साहनी जी। इन्होंने इसकी खोज जो है वो कब करी थी? 1921 में करी थी, ठीक है ना। यहाँ तक याद रहेगा ना। सिंधु नदी के किनारे बताओ, सिंधु नदी के किनारे। तो सिंधु नदी की अगर बात करें तो भैया मोहनजोदाड़ो स्थित है ना, पाकिस्तान में मोहनजोदाड़ो। ये उस दिन भी बताया था मैंने कि पाक में। और दूसरा ये भी याद रखना कि मृतकों का टीला भी बोला जाता है ना, मृतकों का टीला भी बोला जाता है। और भोगवा नदी के किनारे वो था आपका क्या कहते हैं, लोथल, है ना। क्या था? लोथल। देखो लोथल, इसके खोजकर्ता कौन है? तो मैंने कल ही आपको बताया था रंगनाथ स्वामी, है ना। रंगनाथ स्वामी नहीं था, राव था, माफ़ी चाहते हैं, रंगनाथ राव जी। तो ये भी याद रखेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ दिया है 2026 राष्ट्रमंडल खेल किस देश में आयोजित किए जाएंगे? 2026 के जो राष्ट्रमंडल खेल होंगे वो किस देश में आयोजित किए जाएंगे? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो देखो ये आपके जो आने वाले पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाने की संभावना भी है इस प्रश्न का। तो याद रखना भैया स्कॉटलैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्कॉटलैंड, ऑप्शन सी। स्कॉटलैंड में याद रखना ग्लासगो। कौन सी जगह? ग्लासगो, है ना। ग्लासगो जो जगह है स्कॉटलैंड की, वहाँ पर ये खेल खेले जाएंगे, राष्ट्रमंडल खेल 2026। तो ये भी आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है अमेरिका एवं कनाडा के बीच सीमा रेखा स्थित है। अमेरिका एवं कनाडा के बीच जो सीमा रेखा है वो कौन सी स्थित है? सबसे लंबी सीमा रेखा भी कनाडा में है ना। अब यहाँ पे बताना है आपको कि अमेरिका एवं कनाडा के बीच, तो भैया देखो एक तो आपकी 49वीं समांतर रेखा, ये तो है ही है, इसे मेडिसिन लाइन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे याद रखना ए और बी, ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा? सही जवाब।
मैंने ये पता मेडिसिन लाइन इसलिए लिख दिया कहीं बाई चांस 49वीं समांतर रेखा ना दिया गया ऑप्शन में तो आप फंस जाओगे, और मैं चाहता नहीं हूँ कि आप फंसें, है ना। तो यहाँ पे याद रखना 49वीं या मेडिसिन लाइन दिया जाए, आप टिक करके आएंगे। और दूसरा याद रखना जो 38वीं समांतर रेखा है वो किन के बीच में स्थित है, 38वीं। तो 38वीं याद रखना भैया, ये उत्तर और वो कौन सी दक्षिण, है ना, उत्तर दक्षिण कोरिया के बीच में स्थित है, तो ये भी आप याद रखोगे। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत और चीन के बीच में तो आप तुरंत बता दोगे भैया मैकमोहन है, भारत और चीन के बीच में, है ना। तो ये भी आप बहुत आसानी से बता दोगे। भारत पाक के बीच में रेड क्लिफ है ना, भारत और पाकिस्तान के बीच में, ये भी बता दोगे। स्क्रीनशॉट ले लो। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ दिया है निम्नलिखित में से वेंकटेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। तो निम्नलिखित में से वेंकटेश्वर मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है, आप क्या बताएंगे। देखो ये है तिरुपति में। अब तिरुपति जो है ये कहाँ पर पड़ता है, तो भैया देखो यहाँ पे पुरी दिया है, मध्य प्रदेश दिया है, उड़ीसा दिया है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको सही जवाब बताऊँ कि मध्य प्रदेश तो होगा नहीं, उड़ीसा भी होगा नहीं, है ना, उड़ीसा भी नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका सही जवाब इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये जो है ना ये तिरुपति में स्थित है, तिरुपति में स्थित है ना, जो कि ये आंध्र प्रदेश में, कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। तो इसका क्या करोगे, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो पुरी या फिर बोल सकते हो उड़ीसा, है ना, उसमें जगन्नाथ मंदिर है ना। और देखो यहाँ पे मध्य प्रदेश के वो क्या बोलते हैं, छतरपुर में कौन सा है बताओ, छतरपुर मध्य प्रदेश में, तो वो है आपके खजुराहो। कौन सा, खजुराहो। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ दिया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको इसका जवाब करना है। अगर नहीं पता है तो आराम से सुनना है, ठीक है ना। तो याद रखना भैया आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। किसके, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। दूसरा याद रखना यहाँ पे कनाडा पूछा है ना, कनाडा में कनाडा के वो लिया गया था संघात्मक व्यवस्था। कौन सा, संघात्मक व्यवस्था लिया गया था, ये भी आप याद रखेंगे। दक्षिण अफ्रीका से तो बहुत रटा पड़ा होगा संविधान संशोधन की प्रक्रिया, है ना, संशोधन की प्रक्रिया ली गई थी जिसे आर्टिकल 368 में मिलता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ दिया है प्रधानमंत्री रोजगार योजना कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी। प्रधानमंत्री रोजगार योजना कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो कब की गई थी, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे मेरे भाई। बिल्कुल आप जो सोच रहे हो ना वही आपका सही जवाब है। क्या, 2 अक्टूबर 1993 के 2 अक्टूबर 1993, ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल दोस्त हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ पे 2 फरवरी 2006 दे रखा है, इसमें हुआ था वो जो नरेगा था ना, नरेगा उसकी शुरुआत हुई थी, नरेगा की, है ना, मनरेगा बोलते हो, मनरेगा। तो याद रखना मनरेगा की जो शुरुआत है 2 फरवरी 2006 को हुई थी। तो ऐसे आप ध्यान रखेंगे। इसका नाम बदल दिया गया था 3 साल बाद, तो नरेगा से मनरेगा कर दिया गया था। अब देखो यहाँ पे दिया है अक्टूबर 2024 में दूसरे कार्यकाल के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। देखो ये हमारे करंट के क्वेश्चन है और ये हमें पता भी होना चाहिए कि अक्टूबर की बात है कि अक्टूबर 2024 में दूसरे कार्यकाल के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। तो पहले तो मनोहर लाल खट्टर हुआ करते थे, है ना। अब यहाँ पे याद रखना नायब सिंह सैनी हो गए हैं। कौन, नायब सिंह सैनी ने दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है ना दोस्त। और यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, हरियाणा में कितनी सीटें थी, तो टोटल शायद 90 सीट थी, जिसमें से 48 अकेले बीजेपी को मिली थी, है ना। तो ऐसे आप याद रखना। और दूसरा यहाँ पे याद रखना जो अब्दुल्ला दे रखा है, ये जम्मू एंड कश्मीर के वो मुख्यमंत्री बने। किसके, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री। तो ऐसे भी आप ध्यान में रखेंगे। तो बिल्कुल दोस्तों चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से अरस्तु के गुरु का नाम क्या था। निम्नलिखित में से अरस्तु के गुरु का नाम पूछा गया है। देखो भाई मुझे पता है यहाँ पे आप बिल्कुल राइट आंसर करेंगे, प्लेटो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और मैं बताऊं देखो सिकंदर के जो गुरु थे वो थे अरस्तु। सिकंदर के गुरु कौन थे, अरस्तु। चाणक्य जो थे ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। किसके,
चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी अर्थशास्त्र। कौन सी? अर्थशास्त्र। तो वो भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। स्क्रीनशॉट ले लो प्रश्न का और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ दिया है निम्नलिखित में से मध्य रेलवे का स्थापना वर्ष क्या है। आप भी देखो, मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा आप लोगों का सपोर्ट कम लगा तो मेरा भी मनोबल डाउन हुआ। आपने देखा होगा बीच में क्लास जो थी बहुत कम आने लगी, उसका यही रीज़न था कि यार आप लोग ना, जो मेरे पुराने दोस्त हैं वो तो सब लाइक करते हैं, एक बार मेरे नए वाले दोस्त अगर अपना सपोर्ट दिखा देना, मैं आपको सही बता रहा हूँ दोस्त, 2 क्लास देने लग जाऊँगा। और साथ में थोड़ा सा आप शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ में, ठीक है ना। क्लास को शेयर कर देना आप किसी भी ग्रुप में, या फिर आप अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा देना। थोड़ा सा दोस्त क्लास को शेयर करना है दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ध्यान से दबा लेना, ठीक है ना दोस्त। तो बिल्कुल अब चलते हैं बिना रुके अपने प्रश्नों की तरफ। और देखो यहाँ पे दिया है कि मध्य रेलवे का स्थापना वर्ष क्या है। तो मध्य रेलवे का जो स्थापना वर्ष है ना, वो है 5 नवंबर 1951, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है ना। अभी मैंने आपको बताया था, शायद दूसरा या तीसरा ही क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो यहाँ पे याद रखना। और इसके अगर मुख्यालय की बात करें, तो क्या है? मुंबई बीटी, है ना, मुंबई बीटी। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे दोस्त, हो सकता है पेपर के अंदर पूछ लिया जाए। और जो पश्चिमी रेलवे का था मुंबई चर्च गेट, अभी मैंने बताया था ना पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय मुंबई चर्च गेट, उसकी भी स्थापना 1951 में हुई थी, है ना। तो ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है दोस्त। और पूर्व रेलवे का मैंने बताया था आपको कोलकाता, उसका स्थापना वर्ष जो था वो क्या था। आपने कमेंट बॉक्स में बताया है तो ठीक है, नहीं तो आप क्या करेंगे, नहीं तो आप नोट करेंगे 1952 है ना। 1952 में किसका हुआ था? जो पूर्व रेलवे है कोलकाता, उसका। और देखो यहाँ पे 1952 में ही उसका भी स्थापना हुआ था उत्तर रेलवे का। किसका? उत्तर रेलवे का, जो कि जिसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो प्रश्न का दोस्त स्क्रीनशॉट लेना है और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ दिया है निम्नलिखित में से गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी। तो गुलाम वंश की जो स्थापना है वो कब हुई थी और किसने की थी। तो यहाँ पे आपको बताना है। आप इसका फटाफट जवाब करिएगा दोस्त। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने जवाब कर दिया होगा। कब हुई थी दोस्त? 1206 में हुई थी, ठीक है ना। किसने की थी? तो याद रखना कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी थी। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना करी थी, जो मोहम्मद गौरी था उसकी मृत्यु के बाद, ठीक है ना। और 1191 और 1192 में एक युद्ध हुआ था, जो कि बहुत ज़्यादा जाना जाता है। कौन सा? तराइन का युद्ध, है ना। तराइन का युद्ध और मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे दोस्त। अगर यहाँ पे आपको मैं बताऊं कि अगर प्रश्न देखो मेरे दिमाग में आया कि जो इबन बतूता है ना, वो भारत कब आया था, ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इबन बतूता भारत कब आया था। तो ये भी याद रखना 1333 में आया था, है ना। और एक और याद रखना 1336 याद रखना, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। क्या हुआ था? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी, जो कि किसने करी थी? हरिहर और बुक्का ने। किसने? हरिहर और बुक्का ने करी थी। तो ये भी आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे मेरे भाई दिया है निम्न में से खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक व द्वितीय उपभोक्ता कौन है। देखो प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है, द्वितीय उपभोक्ता क्या होता है, पहले तो ये चीज आपके लिए समझना इंपॉर्टेंट है। प्राथमिक उपभोक्ता होता है जो कि शाकाहारी होता है। क्या होता है? शाकाहारी होता है। और द्वितीय उपभोक्ता वो होता है जो मांसाहारी भी होता है ना। तो देखो ऐसा कौन सा इनमें से आपको दिख रहा है जो शाकाहारी भी हो और मांसाहारी भी हो। तो देखो शेर तो भैया मांसाहारी है, खरगोश शाकाहारी है। तो यहाँ पे याद रखना मानव जो है वो शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और चलते हैं इसके साथ में दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ दिया 2024 में जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में यहाँ पे होना चाहिए था किस गठबंधन ने जीत हासिल की है। तो किस गठबंधन ने जीत हासिल की है बताओ? 2024 में जो अभी मैंने आपको बताया था कि वहाँ के सीएम कौन बने थे, अभी बताया था ना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन से गठबंधन ने जीत हासिल की। तो याद रखना नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्त हमारा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा,
ठीक है। और चलते हैं दोस्तों इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है? निम्न में से मांसपेशियों की कुल संख्या पूछी है तो आप क्या बताएंगे? देखो यहाँ पे याद रखना बेटा, कभी भी ना 206 को टिक मत करना, ये हड्डियों की संख्या होती है ना। और देखो यहाँ पे मांसपेशी जो है वो 639 होती है। कितनी? 639। ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि पसलियों की संख्या कितनी होती है, पसलियों की संख्या, तो आप क्या बताओगे? बताओ। तो याद रखना जो पसलियाँ होती ना उनकी संख्या होती है 24। कितनी होती है? 24। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और वो अमीनो अम्ल, एक ये भी पूछा जाता है, अमीनो अम्ल, बताओ इसकी संख्या कितनी होती है? तो ये याद रखना दोस्त 20 होती है। कितनी? 20 होती है। तो स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ दिया है मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? मैंने बताया था ना भारत रत्न की जो शुरुआत है वो कब हुई थी। पहले तो प्रश्न का जवाब करेंगे फिर मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ एक बार। यहाँ पे सही जवाब जो है वो आपके हो जाएंगे लाल बहादुर शास्त्री जी। कौन हो जाएंगे? लाल बहादुर शास्त्री जी, जो कि ऑप्शन बी में दिए गए हैं, है ना। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और देखो एक चीज और याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम व्यक्ति कौन था जिसे सम्मानित किया गया था, तो वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। ये हमारे भारत के पहले उपराष्ट्रपति जी थे, है ना। इन्हें सम्मानित किया गया था। और मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री जी थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और भारत रत्न जो है वो 1954 में प्रारंभ हुआ था। कौन सा? 1954 में प्रारंभ हुआ था। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ दिया है किस प्रदेश को अंडों की टोकरी कहा जाता है? अंडों की टोकरी यहाँ पे पूछा गया है, तो आप क्या बताओगे? देखो यहाँ पे बिल्कुल जो राइट आंसर है ना वो याद रखना आंध्र प्रदेश हो जाएगा, जो कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था 1953 में। यहाँ पे देखो 1553 लिखने जा रहा हूँ, 1953 में। तो ये भी आप याद रखना। देखो मध्य प्रदेश है ना, इसे क्या कहते हैं? इसे देखो इसे बोलते हैं सोया प्रदेश। मैंने बताया था ना सबसे ज़्यादा सोयाबीन पाया जाता है। सोयाबीन में 42% प्रोटीन होता है। तो ये भी आप याद रखेंगे। मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी भी बोलते हैं, है ना। मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी भी बोलते हैं और भारत का प्रवेश द्वार भी बोलते हैं मेरे भाई। क्या? प्रवेश द्वार। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। बताओ मसालों का बगीचा किसे कहते हैं? मसालों का बगीचा कहाँ है या किस राज्य को? जैसे इसे सोया प्रदेश बोलते हैं ना मध्य प्रदेश को, वैसे मसालों का बगीचा किस प्रदेश को बोलते हैं? याद रखना मेरे भाई, केरल को। किसे? केरल को। अब इसका आप क्या करेंगे? स्क्रीनशॉट लेंगे और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ दिया है ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? अब यहाँ पे तो मुझे नहीं लग रहा कि आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए, है ना, क्योंकि ये तो हम लोग बहुत बार कर चुके हैं। तो यहाँ पे याद रखना भैया, टमाटर आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टमाटर। देखो एक तो टमाटर होता है, दूसरा याद रखना पालक होता है। क्या? पालक होता है। तीसरा याद रखना गोभी होती है ना, गोभी होती है। और एक और याद रखना क्या बोलते हैं? आंवला, है ना, आंवला। तो आंवला भी याद रखेंगे। आंवला जो है इसमें सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है ना। ये भी मैंने आपको बताया था, तो ये भी याद रखना। अंगूर जो है वो कौन सा प्राकृतिक स्रोत है? कौन से अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है अंगूर? बताओ। तो याद रखना एक अंगूर आपका और एक इमली, ये होते हैं वो टारटेरिक अम्ल, ठीक है ना। क्या? टारटेरिक अम्ल। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। देखो सिरका जो है, ये बताओ सिरका, तो सिरका याद रखना एसिटिक अम्ल। क्या? एसिटिक अम्ल। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई। प्रश्न का जवाब टमाटर हो जाएगा। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ दिया है निम्न में से चुंबकीय प्रेरक का एसआई मात्रक क्या है? निम्न में से चुंबकीय प्रेरक का एसआई मात्रक क्या है? याद रखना भैया टेस्ला है। क्या है? टेस्ला। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब यहाँ पे वाट दे रखा है, वाट बताओ किसका एसआई मात्रक है? वाट। याद रखना भैया शक्ति का है। किसका? शक्ति का है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, शक्ति का है। कूलाम बताओ, कूलाम। कूलाम पता है? आवेश का है। किसका?
आवेश का है। तो मेरे भाई ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। ज्योति तीव्रता का बताऊं, ज्योति तीव्रता का, तो ज्योति तीव्रता का जो SI मात्रक है वो है कैंडला। क्या है? कैंडला। तो नई दिल्ली में आयोजित रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर किसने रवाना किया? ये देखो आपके करंट का क्वेश्चन है मेरे भाई, और इसे बहुत ही अच्छे से समझना है आपको। किसने किया रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर रवाना? वो हैं हमारे अमित शाह जी। अमित शाह जी, ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही जवाब दोस्त हो जाएगा। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ दिया गया है किस लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है? जो एनीमोमीटर है ना उसका प्रयोग क्या है, बस ये बताना है। तो यहाँ पे पूछ लिया कि किस लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है, तो आप क्या बताएंगे? तो देखो दोस्त, हवा की शक्ति तथा गति की माप करने के लिए, तो हवा की गति को मापने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है ना, हवा की शक्ति और गति के मापन के लिए किया जाता है। और वायु की आर्द्रता को मापने के लिए यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया है वायु की आर्द्रता। कुछ दोस्तों ने इसे भी टिक किया होगा, लेकिन मैं बता दूं वायु की आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका? हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। और देखो वायु दाब को मापने के लिए याद रखना बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका? बैरोमीटर का। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर, और गति को मापने के लिए एनीमोमीटर, और वायु दाब को मापने के लिए बैरोमीटर। तो यहाँ पे ये चीजें भी आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण का नाम क्या है? तो परिवर्तित करने वाले उपकरण का नाम पूछा है क्या? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में भैया बैटरी बदलती है। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं विद्युत सेल या बैटरी, विद्युत सेल या फिर बैटरी। ऑप्शन ए हमारा सही। देखो बैटरी में एसिड होता ना, ऐसे याद रखना, एसिड होता ना, तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदल देगा? बैटरी। और देखो विद्युत बल्ब को अगर आपने टिक किया है ना, तो याद रखना विद्युत बल्ब जो है वो विद्युत को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है, ठीक है ना। किसमें? ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। तो ये यहाँ पे आपको विशेष रूप से क्या करना है, ध्यान में रखना है। देखो ऊष्मा मैंने गलत लिख दिया था, माफी चाहता हूँ। और देखो मोमबत्ती जो है ना, ये क्या करती है, ये रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में ये भी बदलती है, ठीक है ना, लेकिन ये रासायनिक ऊर्जा को। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो बिल्कुल दोस्तों, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पर। वोल्टीय सरल सेल में प्रयुक्त होने वाला रसायन क्या है? वोल्टीय या सरल सेल में प्रयुक्त होने वाला रसायन क्या है? मेरे भाई सीधी भाषा में समझो कि कार की बैटरी में उपयोग होने वाला एसिड कौन सा है ना, ऐसे बताना है बस। तो यहाँ पे आपने तुरंत, अब मैंने जब सरल भाषा में पूछा तो आपने बता दिया होगा सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा? सल्फ्यूरिक अम्ल। तो बस यही चीज़ें हैं कि प्रश्न वही होते हैं, बस क्या है ना, घुमा के पूछ लिए जाते हैं, है ना। तो बिल्कुल दोस्त घबराना नहीं है, और मेरे साथ जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और थोड़ा मेरी हेल्प कर दो यार, मैं बहुत ही मुश्किलों में हूँ इस टाइम। लेकिन बस क्या है ना, मेरी ये हुनर है कि आप कभी इस चीज़ को नहीं समझ सकते कि भैया कितने परेशान हैं, ठीक है ना। बस क्या है ना, हंसने का हुनर है। और देखो यहाँ पे दिया है नवाबगंज पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? नवाबगंज पक्षी अभयारण्य जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो बिल्कुल बताएंगे हम, उत्तर प्रदेश में स्थित है। किसमें? और देखो दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? वो भी आपका उत्तर प्रदेश में है। तो ये भी आपको याद रखना है। और हरियाणा में वो पक्षी अभयारण्य है, वो क्या बोलते हैं? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है ना, सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य। तो सुल्तानपुर है। आंध्र प्रदेश में बताओ, आंध्र प्रदेश में अगर याद हो तो आंध्र प्रदेश में वो है यार टाइगर रिजर्व, एक नागार्जुन सागर श्रीशैलम है ना। कौन सा? श्रीशैलम। तो ये आपको ध्यान में रखना है, श्रीशैलम। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, श्रीशैलम याद रखना है, ठीक है ना। और ये बता दूँ मैं आपको, ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। ये जो टाइगर रिजर्व है श्रीशैलम, ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। ये देखो पॉइंट नोट करने वाला है। और बिल्कुल दोस्त, इसके साथ में चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ दिया है 2011 जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? 2011 जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? अब यहाँ पे बस शब्दों का फेर है, वरना आंसर आपको पता है। और जैसे ही मैं बताऊंगा ना, अब तुरंत कहोगे भैया सिक्किम बता रहे थे आप, है ना। सिक्किम ही है भाई। क्षेत्रफल में गोवा है छोटा, लेकिन जनसंख्या में सिक्किम। इसकी पता आबादी वो कितनी थी? 6.6
तो 11 लाख, हाँ ठीक है, लाख में ही था। 6.11 लाख जनता निवास करती है सिक्किम में। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है वो है हमारे अपने उत्तर प्रदेश में, है ना। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है 19.98 करोड़, हाँ 19.98 करोड़, या फिर अब तो ऐसे भी बोल सकते हो 19 की जगह 20 कर दो, 20 करोड़, है ना, ये भी पार होगी, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, सबसे नंबर 1 पे, तो वो तुरंत बताओगे भैया केरल है ना। और सबसे कम बिहार। केरल की साक्षरता रेट क्या था, याद रखना 94%, मतलब कि 100 में से 94 आदमी वहाँ पढ़ा लिखा है, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है, स्क्रीनशॉट ले लो। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ दिया है लघु रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी। लघु रेडियो, देखो आंसर ना गलत नहीं होना चाहिए यहाँ पे थोड़ा सा भटकाने वाला है, मैंने भी इसको गलत कर दिया था, है ना। हेनरी हर्ट्ज को देख के तुरंत लगाओगे भैया रेडियो तरंगों की खोज इन्होंने ही की थी, लेकिन यहाँ पे लघु लगा दिया है। क्या लगा दिया, लघु। अब बताओ, तो लघु याद रखना जगदीश चंद्र बोस। कौन, जगदीश चंद्र बोस, ऑप्शन ए। और वैसे अगर लघु ना होता, रेडियो तरंगों की पूछा जाता, तो हेनरी हर्ट्ज आपका क्या हो जाता, बिल्कुल सही जवाब हो जाता। और देखो यहाँ पे पाल बिलार्ड दिया है, बिलार्ड। तो बिलार्ड जी ने, याद रखना, इन्होंने की थी गामा किरणों की खोज। किसकी, गामा किरणों की खोज की थी सन 1900 में, है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे मैंने जो भी बताया आपने नोट किया होगा। और अच्छा बताओ, चलो एक्स करोड़ों की खोज किसने की, एक्स करोड़ों की खोज किसने की थी, बताओ। पता है, नहीं पता है तो नोट कर लो, रोटंजन ने की थी। किसने, रोटंजन ने की थी, है ना। बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लो। चलते हैं, और देखो पीडीएफ तो मैं आपको दे ही दूंगा, ठीक है ना, इसकी भी पीडीएफ दे दूंगा। तो यहाँ दिया है देश के पहले राइट्स विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। कौन सा, राइट्स विलेज। करंट का क्वेश्चन है मेरे भाई, करंट का क्वेश्चन। बताओ वो राज्य कौन सा है जिसमें राइट्स विलेज का उद्घाटन किया गया है। भैया वो है उत्तराखंड। कौन, उत्तराखंड, यूके। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। बस चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। निम्न में से थोरियम का अयस्क क्या है। थोरियम का जो अयस्क है वो क्या है, याद रखना मोनोजाइट है। मोनोजाइट, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। देखो ये प्रश्न ना इंपॉर्टेंट, मैं इधर बनाता हूँ इस पे हैशटैग, क्योंकि मुझे पता है यहाँ से कुछ ना कुछ पूछा जाएगा। देखो शनिवार जो है ना, बोल सकते हैं मरकरी या फिर पारा, है ना, पारा। तो इस मरकरी का जो अयस्क है वो है शनिवार, ठीक है ना। ये भी आप याद रखना। बॉक्साइट बताओ किसका है, याद रखना एल्यूमिनियम का है। किसका, एल्यूमिनियम का है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। यह दिया है व्यावसायिक उपयोग में सर्वाधिक लोकप्रिय कोयला कौन सा है। मतलब जो इंडस्ट्रियल यूज के लिए सबसे लोकप्रिय कोयला कौन सा है। तो याद रखना भैया यहाँ पे आपको तुरंत बताना है कि वो आपका हो जाएगा बिटूमिनस। बिटूमिनस, ऑप्शन सी, है ना। लिग्नाइट या एंथ्रोसाइड मत कर देना, लिग्नाइट और एंथ्रोसाइड नहीं करना है। बिटूमिनस जो कोयला है ये सबसे लोकप्रिय कोयला है व्यावसायिक क्षेत्र में। तो बिल्कुल आप याद रखेंगे और स्क्रीनशॉट लेना है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ दिया है आयनिक यौगिक MgCl2 का रासायनिक नाम क्या है। यहाँ पे देखो फार्मूला दे दिया, MgCl2 का रासायनिक नाम यहाँ पे पूछा गया है कि क्या है। सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड या मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे भाई मेरे, आप अगर सही जवाब कर रहे हैं तो आपने मैग्नीशियम क्लोराइड को ही टिक किया होगा, है ना। किसे, ऑप्शन बी को ही टिक किया होगा, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो गया है। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पर। भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का विचार है। यहाँ पे भाग तो दिया नहीं है ना, भाग दिया है लेकिन वैसे नहीं दिया कि भाग 3 भाग 4 है ना। अब यहाँ पे बताना है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार मूल कर्तव्य या राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। तो कहाँ दिया है कल्याणकारी राज्य का विचार। तो बिल्कुल यहाँ पे आपका सही जवाब राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन सी क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। कौन से भाग में है बताओ, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये संविधान के कौन से भाग में है। तो याद रखना भाग 4 में। और अगर आर्टिकल की बात करें तो ये 36 से 51 तक, कहाँ तक,
36 से 51 तक आप याद रखेंगे। संवैधानिक उपचारों का अधिकार भैया 32 में है, मैंने आपको पहले ही बताया था। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ दिया है कि 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए अब कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे। तो भैया 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में जोड़े गए थे नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य 10। कितने? 10। एक और जोड़ा है, टोटल अब जो है वो कितने हैं? 11 हैं। कितने हैं दोस्त? 11 है। ये 11वां कब जोड़ा गया था, क्या आप बता सकते हैं? याद रखना भैया 2002 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 2002 में जोड़ा गया था। और ये कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 86वें संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ दिया है, भारतीय तटरक्षक बल द्वारा हाल में लॉन्च किए गए 2 स्वदेशी गश्ती जहाज के नाम क्या हैं? ये आपसे जरूर पूछा जाएगा, आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, ये प्रश्न मुझे पता है कि आपसे पूछा जाएगा। आप यहाँ पे क्या बताएंगे? वो दोनों स्वदेशी गश्ती जहाज पता कौन से हैं दोस्त? देखो, एक तो है अदम्य, दूसरा है अच्छल। तो यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए था, यहाँ पे डी की जगह होना चाहिए था आंसर ए और बी दोनों, है ना, ये होना चाहिए था आंसर। और यही हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, अदम्य और अच्छल। तो ये दोनों जहाजों के नाम याद रखोगे ना। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ दिया है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना, तुरंत आंसर किया होगा, राष्ट्रपति जी है। चलो ठीक है, वेरी गुड। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ दिया है, निम्न में से किस एकमात्र उपराष्ट्रपति जी की मृत्यु पद पर आसीन रहते हो गई थी? तो भैया बताओ, ये प्रश्न मुझे लगता है कि आपको पता होना चाहिए। तो बताओ, एकमात्र उपराष्ट्रपति जी कौन है जो अपने पद पर ही थे और उनकी मृत्यु हो गई थी? तो भैया वो थे श्री कृष्णकांत जी। कौन थे? श्री कृष्णकांत जी। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएंगे आपके? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखो, श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो है, ये सबसे ज़्यादा समय तक रहे थे अपने पद पे, सबसे ज़्यादा समय तक उपराष्ट्रपति रहने वाले श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं। और सबसे कम समय तक बीबी गिरी जी हैं, है ना। तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है मेरे भाई। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ दिया है, संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? संघीय मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष है वो कौन होता है? तो आप क्या बताएंगे? राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी या मुख्य न्यायाधीश जी? तो बिल्कुल यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ आपने प्रधानमंत्री जी को टिक किया होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिए गए हैं। और आपके बिल्कुल सही जवाब, और ये भी प्रश्न आप स्क्रीनशॉट लेंगे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा के महासचिव की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? तो भैया देखो, ना तो करते हैं राष्ट्रपति जी और ना ही करते हैं प्रधानमंत्री जी, इनकी नियुक्ति करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारे प्रश्न का बिल्कुल हो जाएगा दोस्त राइट आंसर। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन पद पर रहा? तो भैया कौन पद पर रहा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे ज़्यादा समय तक? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? देखो, सोच समझ के जवाब करना, यहाँ पे गलत भी हो सकता है क्योंकि चंद्रचूड़ जी 2 जगह लिखे हुए हैं, है ना। अब यहाँ पे आप क्या बताएंगे? तो आपका सही जवाब बाई वी चंद्रचूड़ जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाई वी चंद्रचूड़ जी आपका सही जवाब। हीरालाल जी कानिया जो हैं ये प्रथम थे, ये प्रथम थे, तो ये भी आप याद रखेंगे। तो बिल्कुल दोस्तों, और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। किस बैंक को हाल ही में भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया है? ये भी करंट का क्वेश्चन है। बताओ, किस बैंक को हाल ही में भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया है? वो बैंक है SBI। SBI ऑप्शन बी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्या है? SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है? ये आपका आज का रहा HW। मैं पता ये HW 46वें क्वेश्चन पे दिया है कि जो भी क्लास को पूरा देखेगा ना वो इसका आंसर करेगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ दिया है, भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन
करने वाला राज्य कौन सा है? तो बिल्कुल दोस्त याद रखना, यहाँ पे उत्तर प्रदेश क्या होगा हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा और बिल्कुल यहाँ पे आपको टिक कर देना है। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? देखो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर करिएगा। तब तक मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, जैसा कि मैं रोज़ कहता हूँ कि ना थके हैं पैर मेरे और ना ही हिम्मत हारी है, मैंने देखे हैं कई दौर और आज भी सफ़र जारी है। दोस्त वो कभी नहीं हार सकता है जिसके अंदर संघर्ष करने की क्षमता है और जिसके अंदर इच्छा शक्ति है कुछ कर गुजरने की। मैं आपको बताऊं, अगर आपको लगता है कि हमारी ज़िंदगी में कष्ट हैं, हमारी ज़िंदगी में समस्याएं हैं, तो मैं आपको बताऊं, अगर कोई दर्द है ना तो याद रखना, हमारे युद्ध में, हमारे जो युद्ध हुए ना, हमारे युद्ध जो पुराने हमारे पूर्वजों ने युद्ध लड़े हैं ना, याद रखना उनमें ऐसे ऐसे लोगों का इतिहास में वर्णन है जिनके सर धड़ से अलग हो गए पर कदम नहीं रुकने दिया। समझ रहे हो ना, रक्त की आखिरी बूंद तक लड़े। सोचो वो लोग भी थे, है ना। आज हमें लगता है कि हमारे सर में दर्द होने लगे, ये छोड़ो यार पढ़ाई नहीं हो रही है, ये क्या है, ये सिर्फ हम अपने साथ धोखा कर रहे हैं। और हम अगर जब तक अपने साथ धोखा करेंगे तब तक हम सफल नहीं हो सकते हैं। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना दोस्त। माँ बाप किसी का परमानेंट सहारा नहीं है, वो क्या कर सकते हैं, वो स्ट्रगल में हमारा साथ दे सकते हैं। जब हम सफल हो जाएंगे तो उस टाइम उन्हें हमारी सहायता की ज़रूरत होगी, क्योंकि उनकी उम्र हो चुकी होगी। हम अगर उन्होंने हमें 25 वर्ष पाला है ना, तो कोशिश करो कि उनके 25 वर्ष ना, उनकी लाइफ के लास्ट के 25 वर्ष जो हैं उन्हें उस लेवल पर जियाओ, उस लेवल पे वो जिएं कि अगर उनके इलाज के लिए अमेरिका भी जाना पड़े ना, तो आपको ये सोचना ना पड़े कि भाई कहाँ से पैसा आएगा, है ना। उस लेवल पे सफल होना है। तो बिल्कुल दोस्त, और यहाँ पे देखो प्रश्न का जो जवाब है हमारा, वो सही जवाब शेर होगा, जो कि यहाँ पे सिंह ऑप्शन सी दिया गया है। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ दिया है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या है? ये भाई एक ऋण योजना है। क्या है? एक ऋण योजना है। इसमें क्या होता है, लघु उद्योग के लिए 10 लाख रुपए का कर्ज मिल जाता है बैंक से। लघु उद्योग के लिए 10 लाख रुपए का कर्ज जो है वो मिल जाता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पर। विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय रेल कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय रेल जो है वो कौन सी है? मैंने कई बार आपको बताया है कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग सबसे लंबा विश्व में है। ये कहाँ पर पड़ता है भैया? रूस में पड़ता है। इसकी जो लंबाई है ना, आप गूगल पे देखेंगे, अलग अलग तरीके से दिखाता है। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ 9,322 किलोमीटर, है ना, या फिर आपको लिखा हुआ मिल सकता है 9,289 किलोमीटर। तो ये आप दोनों ऑप्शन भी आपको गूगल पे ही मिल जाएंगे। लेकिन आप याद रखना, यहाँ पे दोनों में से जो भी मिलता है आप सही टिक करके आएंगे और आपका जवाब सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ में। और थोड़ा सा आज आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, आप क्लास को शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा। और मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को, सभी भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, भारत माता की जय।